हाय दोस्त, आपका बहुत स्वागत है हमारे टेल मी के इन ऑडियो पॉडकास्ट्स में। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इस विनंती को स्वीकार किया और आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में शेयर करने के लिए आप राज़ी हुए। टेल मी के इन पॉडकास्ट द्वारा हम आम लोगों की मेंटल हेल्थ जर्नी से रूबरू हो रहे हैं। थैंक यू मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए एंड आई विल बी ग्लैड टू शेयर अबाउट माय मेंटल हेल्थ जर्नी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा अपने हर गेस्ट से पहला सवाल ये होता है कि अबाउट देयर वेलनेस स्कोर। 3 साल पहले जब आप अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रही थी, उस वक्त आपका मेंटल हेल्थ वेलनेस स्कोर कितना था कंपेयर्ड टू आज आपका वेलनेस स्कोर कितना है? 3 साल पहले की बात करें तो मैं अपने मेंटल हेल्थ वेलनेस स्केल को रैंक करूँगी एट सम 2 to 3 एज कम्पेयर टू अभी। आई एम डूइंग वेरी वेल एंड आई गिव इट अ गुड स्कोर ऑफ 8.5। सुन के बहुत अच्छा लगा। और क्या आप हमें आपकी ज़िंदगी में 3 साल पहले पीछे ले जा सकती है, और आप अगर कंफर्टेबल हो तो हमें उस ट्रिगरिंग इवेंट या उस फेज़ में आपको ले जाने वाली चीज़ें, हादसे, घटनाएं, क्या उसको आप साझा कर सकती हैं? तो 3 साल पहले मेरा ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और इस सब के पीछे 2 रीजंस थे। पहला रीज़न तो ये था कि आई वॉज डेटिंग अ गाय बैक देन। आई वॉज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड एंड फाइनली जब वो हुआ, व्हेन ही एक्चुअली गॉट मैरिड, तो मुझे लगता था कि मैंने अपने आप को इस इंसिडेंट्स के लिए ट्रेन किया है। माई माइंड इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बट जितना मैंने एंटिसिपेट किया था, मुझे उससे भी ज़्यादा इस इंसिडेंट्स ने ट्रिगर किया है। और दूसरी बात विच अफेक्टेड माई मेंटल हेल्थ वॉज बिकॉज ऑफ वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट माई पेरेंट्स रिलेशनशिप। मैं काफ़ी सिक्योर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे सारे कन्वीनियंस दिए हैं, बी इट इमोशनल, मटेरियल। तो मेरे दिमाग में हमेशा अपने फैमिली के लिए यही पिक्चर था कि यहाँ हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है, हर कोई एक दूसरे को इतनी इम्पोर्टेंस देता है। बट उस दरमियान एक्चुअली मैं घर पे थी टू प्रिपेयर फॉर माई हायर स्टडीज़। तो उस ड्यूरेशन में मैंने अपने मम्मी पापा के कुछ ऐसे झगड़े देखे, कुछ ऐसा साइड देखा उनके रिलेशनशिप का, जिसके वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो इन अ वे आई फेल्ट बिट्रेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सामने तो इन्होंने कुछ अलग ही इमेज अच्छा। बना के रखी है समझा। एंड सडनली आई फेल्ट लाइक आई वॉज लिविंग इन अ बबल एंड इट बर्स्ट वन डे। तो क्या ये दोनों घटनाएं आपके ज़िंदगी में एक ही समय में उभर के आई? हाँ। तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा फिर दोनों को एक साथ झेलना। हाँ, मतलब एक फैक्टर मुझे ऑलरेडी डिस्टर्ब कर रहा था, फिर वो जो दूसरा इंसिडेंस हुआ, इट वाज लाइक एन ऐड ऑन टू ऑल दैट डिस्टर्बेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर से आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी ज़िंदगी की बहुत अहम 2 घटनाओं को, हादसों को हमारे सामने साझा किया है। हम यहाँ आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछना चाहते कि वो चीज़ें, वो घटनाएं क्यों हुई, आपने उस समय जो भी किया वो क्यों किया। हम ये जानना चाहते हैं कि उसके बाद जो आपने एक मानसिक स्तर पे जो कॉन्सिक्वेंसेस झेले, वो किस तरह के थे और उसमें से आप किस तरीके से उभर के बाहर आई। ये जो आपका फेज़ रहा ज़िंदगी का ख़राब फेज़, इसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि तो क्या आप ये कह सकती हैं कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब फेज़ रहा था? ऐसा नहीं है कि ये सबसे खराब फेज था। इसके हम्म। पहले भी जब मैं स्कूल में थी 9th-10th स्टैंडर्ड में, हम्म। तब भी मेरे साथ कुछ हादसे हुए थे, काइंड ऑफ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और मॉलेस्टेशन। ओ। बट मैं तब उस एज गैप में थी कि ये सब चीज़ों ने मुझे अफेक्ट तो किया, बट इट डिड नॉट पुट एनी डेंट ऑन माई मेंटल हेल्थ बैक देन, क्योंकि तब इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था मेरे पास अपने पेरेंट्स का कि मैं उन सब चीज़ों से डील कर पाई। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, ये इसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तब, वो बस मेरे साथ हादसा हुआ था। बिल्कुल। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो 3 साल पहले मेरे साथ हुआ है, उसमें मेरा भी इन्वॉल्वमेंट था। और मुझे ऐसा लगता है कि तब तक मैं उस एज गैप में आ गई थी कि आई यूज टू एनालाइज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग यूज टू
disturbed me, whenever I used to think about all the incidences that happened. आपने एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे एक पॉइंट नोटिफाई किया है कि जब आप कम उम्र में थी उस समय वो एनालिटिकल माइंड इतना स्ट्रांग नहीं रहा होगा और आपका सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा था और आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उन सिचुएशंस में नहीं था कंपेयर टू जो रिसेंट घटनाएं हुई। क्या मैं आपसे उस चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? जी, आप पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हम ये नहीं पूछना चाहते कि क्या हुआ था, मगर क्या हम ये जान सकते हैं कि क्या आज वो चीज़ें जो भी हुई थी वो आपको याद आती है किसी भी तरीके से? जब मेरे आजू बाजू में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, जब किसी लड़की का रेप होता है या फिर जब कोई अपने बारे में हुआ इंसिडेंट्स बताता है इन द सिमिलर कंटेक्स्ट, तब मुझे वो सारे फ्लैशबैक आते हैं अबाउट वॉट एवर हैपन टू मी। बट ऐसा नहीं है कि उन सब चीज़ों की वजह से मैं डिप्रेस्ड होती हूँ या फिर मैं अपने आप में ही कुछ अपने आप के लिए कुछ बुरा फील करती हूँ। मैं अपने आप को उन सब चीज़ों में विक्टिमाइज नहीं करती अभी। और अभी मतलब आपने कहा आप 8th 9th स्टैंडर्ड में थी, तो मतलब आप शायद 13-14 साल की रही होंगी। हाँ। और आज आप 26-27 साल की हैं। हाँ। तो कितने सालों बाद ये स्टेज हासिल हुई कि अभी वो फ्लैशबैक्स आपको हर्ट या डिप्रेस या डिसगस्ट नहीं करती? एक्चुअली वो फ्लैशबैक मुझे हर्ट तो करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों ने मेरे साथ उस वक्त बिहेव किया, अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु मॉलेस्टेड मी, जो मेरे आजू बाजू के लोग थे, उन्होंने जो जजमेंट पास किया, द वे दे ट्रीटेड मी, वो सब सोच के मुझे बुरा लगता है। बट ऐसा है कि मैंने अपने आप को विक्टिमाइज करना भी बंद कर दिया है और ये मैंने वो जो इंसिडेंट्स हुआ उसके शायद तुरंत ही 1-1.5 साल बाद ही मैंने अपने आप को विक्टिमाइज करना बंद कर दिया और इन सब का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, बिकॉज वॉट एवर हैपेंड उसके बाद में भी उन्होंने मुझे कभी ये नहीं जताया कि मेरी इन सब में कोई गलती थी। रादर वो सब होने के बाद मेरा इतना कॉन्फिडेंस टूट गया था कि दे हेल्प मी टू रीबिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। मतलब बहुत सीधी बात थी कि जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो मैं बहुत डर डर के निकलती थी। मैं अपने पापा पे डिपेंडेंट रहती थी कि वो मुझे छोड़ेंगे स्कूल या ट्यूशन। तो एक बार मेरे पापा ने बोला कि कोई तुम्हें परेशान करेगा तो इस वजह से तुम घर में तो नहीं बैठी रहूँगी ना, तो रादर देन सिटिंग एट होम you should face the people outside and you should continue doing what you always want to। मेरे पापा ने बोला कि कोई तुम्हें परेशान करेगा तो इस वजह से तुम घर में तो नहीं बैठी रहूँगी ना, तो rather than sitting at home you should face the people outside and you should continue doing what you always want to। बहुत खूब। मैं यही पूछने वाला था कि क्या आप और बता सकती हैं हमें कि किस तरीके से आपके माता पिताजी ने आपको इस फेज में ट्रीट किया? सबसे पहले तो जब उनको पता चला इस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि जो कुछ भी हुआ है उन सब चीज़ों को मैंने प्रोवोक किया है। उन्होंने कभी मुझसे ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा कि ये तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ है, तुम्हारे पीछे ही वो लड़के क्यों लगे थे। मुझे ऐसा लगता है उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग थी कि सामने वाले इंसान की टेंडेंसी ही वही है, इसीलिए वो मुझे परेशान कर रहे हैं। उसके बाद जब लोग मुझे जज करते थे, फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल के फेलो बैचमेट्स और मेरे टीचर्स, तो मेरे मॉम डैड ने उन्हीं लोगों को कन्फ्रंट किया कि पूरी इंसिडेंट्स के बारे में पूरी जानकारी ना होते हुए भी आप हमारी बेटी को कैसे जज कर सकते हैं। अच्छा। तो जब आपको कोई आपके साथ कोई ऐसा इस तरीके से खड़ा रहता है और स्पेशली वो आपके पेरेंट्स हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब आप में ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद आजू बाजू के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, वो इतने आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितने आपके पेरेंट्स का आपके प्रति जो ओपिनियन होता है, जो विश्वास होता है, अगर वो आपके साथ है तो यू कैन कॉन्क्वर एनी बैटल। बहुत खूब कहा। और क्या फिर आपके माता पिता ने आपके स्कूलमेट्स क्लासमेट्स से कन्फ्रंट करने के बाद चीज़ें बदल गई आपकी ज़िंदगी में? उनका पर्सपेक्टिव, उनकी सोच आपके बारे में बदल गई?
जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी के पेरेंट्स आके आपको कन्फ्रंट करते हैं तो इन अ वे वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि हाउ मच दे ट्रस्ट देयर डॉटर, और अगर सच में मेरी गलती होती तो शायद मेरे मम्मी पापा उन लोगों को कन्फ्रंट भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं और थोड़ा इसकी गहराई में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वो जो भी वाक्य आपके साथ हुआ, वो आपने आपके माता पिता, स्पेशली माता जी को, क्या आपने वो डिटेल्ड चीज़ें उनसे शेयर करी, उनको बताई? एक्चुअली उन दिनों मैं अपने मम्मी से काफ़ी डरती थी। मतलब मेरी मम्मी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, तो मैं इतना इजीली उनके साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर पाती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे पापा काफ़ी अप्रोचेबल लगते थे तब मुझे। अच्छा। और मुझे एक बड़ी बहन भी है जिसके साथ मैं ज़्यादा कंफर्टेबल थी हर चीज़ शेयर करना। सो फ्रॉम डे वन जब वो लोग मुझे परेशान करने लगे थे, तभी मैंने अपने दी को इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर दिया और उसने पापा को बता दिया। तो इस सब सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि द फर्स्ट पर्सन हु स्टूड बाय मी वाज माय फादर। ओके, बिल्कुल। तो ये जब कुछ गलत चीज़ें आपके साथ हुई, वो आपने सबसे पहले किसको बताई, किससे शेयर करी? मैंने अपने बहन के साथ शेयर की सबसे पहले। तो उनका रिएक्शन क्या था इसके ऊपर? उनका रिएक्शन ये था कि मतलब जिस दिन पहले बार उन्होंने मुझे तकलीफ देने की कोशिश की तो मैंने जाके अपनी बहन को बताया, तो ऑब्वियसली शी वाज वरीड फॉर मी एंड शी आस्क्ड मी टू स्टे एट होम फॉर सम टाइम सो दैट जब भी मैं बाहर निकलूँ तो वो मेरा पीछा ना करे, वो जो दो लोग थे। और दूसरी बात, उसने स्ट्रेट अवे पापा को बता दिया बिकॉज उसे लगता था कि माई डैड कैन प्रोटेक्ट मी थ्रू दिस। तो जैसे आपने कहा कि ये सब चीज़ें आपको आज तकलीफ नहीं देती है, क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? तकलीफ नहीं देती मतलब जब भी मुझे वो इंसिडेंस याद आता है इट हर्ट्स मी, मतलब मुझे रोना आता है अभी भी, बट ऐसा नहीं होता कि मैं उसके बारे में सोचते ही रह जाती हूँ। जस्ट इतना होता है कि कोई तो सैड इंसिडेंस था जो तुम्हारे साथ हो गया और तुम्हें उस बारे में बुरा लग रहा है अभी भी कि ओ शिट मेरे साथ ये हुआ था। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके बारे में ही मैं सोचते रहती हूँ कि आउट ऑफ एवरीवन ये मेरे ही साथ क्यों हुआ और मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है इस वजह से, क्योंकि मैं नहीं मानती मेरा कोई लॉस हुआ है बहुत बड़ा। रादर मैंने बहुत कुछ सीखा है उस इंसिडेंट से। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन इफ यू आर राइट। ओके। एंड सेकेंड थिंग इज कि योर पेरेंट्स आर देयर फॉर यू। तो आप कभी भी जाके उनसे रादर देन छुपाने के वजह उनको सारी चीज़ें अगर आप खुद से ही बताओगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे इन सब चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जिन भी महिलाओं से अपने काउंसलिंग सेशंस में या इन पॉडकास्ट द्वारा बातें करी है, ज़्यादातर महिलाएं मुझे कुछ इस तरीके का एक फीडबैक देती है कि उनके साथ जब ये चीज़ें हुई उनके बचपन में, जब उनके साथ मॉलेस्टेशन या किसी भी खराब गलत प्रकार की कोई चीज़, कोई घटना हुई है, उसके बाद से एक आदमियों के लिए द्वेष उनके मन में बन जाता है। ओवरऑल एक मेल हेटिंग साइकोलॉजी थोड़ी बन जाती है कुछ समय के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ कंप्लीटली ऐसा नहीं हुआ है, बट वो एक फैक्टर होता है ना कि मेरे दिमाग में ये थॉट बन गया था और वो थॉट इतना ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया था मेरे दिमाग में कि मुझे ऐसा लगता था एवरी गाय सीक फॉर फिजिकल प्लेजर फ्रॉम गर्ल। मतलब लड़कों को बस उतना ही चाहिए लाइफ में, दे डोंट केयर फॉर anyone's feelings or emotions, they just want physical intimacy। तो ये जो आपकी धारणा रही, क्या ये आगे चल के कुछ अच्छे अनुभवों के साथ बदल गई या फिर ये आपके जहन में कहीं छिपी रही हमेशा? काफ़ी दिनों तक तो ये थॉट मेरे दिमाग में था और वो इंसिडेंट्स का इम्पैक्ट ऐसा हुआ था कि इफ़ आई एम इन रिलेशनशिप विद एनी गाय इन दोज ईयर्स तो मेरे लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता था टू गेट इंटीमेट विद देम, क्योंकि इन द बैक ऑफ द माइंड वो थॉट इतना स्ट्रांग था फिर भी। बिल्कुल। और इन सब में जिनके साथ में थी उनकी कोई गलती नहीं थी, बस इतना था कि मैंने कभी उनको ये चीज़ एक्सप्रेस ही नहीं की कि मेरे दिमाग में फिजिकल इंटीमेसी के लिए इतना बड़ा ब्लॉक है। तो फिर जैसे आपने कहा कि एक लड़के से आपका रिश्ता बहुत गहरा हुआ, फिर किसी कारण उनकी शादी हो गई और आपकी ज़िंदगी की एक और लोएस्ट फेज़ में चली गई, तो क्या
इस रिलेशनशिप में भी यही इशू रहा फिजिकल इंटीमेसी का, वो जो फिजिकल इंटीमेसी का ब्लॉक आपके जहन में था कई सालों से? एक्चुअली इस रिलेशनशिप की वजह से वो ब्लॉक ब्रेक हुआ, ओह, क्योंकि इनिशियली व्हेन आई गॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस गाय तो काफ़ी दिनों तक हम लोग इंटीमेट नहीं हुए. इट वाज जस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ लव विथ वेरी स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स. तो उसमें कभी भी ऐसी स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंटीमेसी नहीं, काफ़ी समय तक फिजिकल इंटीमेसी नहीं थी. क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये जो आपका फिजिकल इंटीमेसी का ब्लॉक आपके जहन में रहा, ये आपकी जो लास्ट रिलेशनशिप रही है जो आपने हमसे शेयर की, जिसके बाद आप बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब्ड रही, उस रिलेशनशिप में भी ये फिजिकल इंटीमेसी का ब्लॉक आपके साथ था या इस बार कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली इस रिलेशनशिप की वजह से वो ब्लॉक मेरा ब्रेक हुआ, क्योंकि इनिशियली काफ़ी समय तक हम लोग इंटीमेट नहीं हुए थे. इट वॉज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ लव थ्रू डिफरेंट जेस्चर्स. वाह, और मैंने उसे अपने इस मेंटल ब्लॉक के बारे में बताया भी था. अच्छा, तो शायद उसे वो अंडरस्टैंडिंग थी कि what is happening with me. So he tried to break it gradually. बहुत खूब, बढ़िया. तो मैं अगर ठीक समझ रहा हूँ तो आपकी लास्ट रिलेशनशिप में आप बहुत दिलो जान से इन्वॉल्व रही थी और जब ये वर्कआउट नहीं हुआ उसके बाद लंबे समय तक आप डिस्टर्ब रही. इस डिस्टरबेंस का ग्राफ क्या हम जान सकते हैं? ये आपको कब मालूम पड़ा कि अभी मैं नॉर्मल नहीं हूँ या अभी मैं डिस्टर्ब ज़्यादा हो रही हूँ? तो इस इंसिडेंट्स ने मुझे काफ़ी ट्रिगर किया व्हेन ही गॉट मैरिड. और मैं काफ़ी अपसेट रहती थी, मैं काफ़ी सैड रहती थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मुझे मिले नहीं हैं, मुझे प्रॉपर क्लोजर मिला नहीं है. तो उस वजह से मेरे दिमाग में इतने थॉट्स आते थे, सवाल ज़्यादा. हाँ, बहुत ज़्यादा सवाल आते थे जिनके आंसर्स मुझे मिलते नहीं थे. उस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करने लग गई. और ये एविडेंटली पता चलना कि इट इज़ अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ वॉज कि मैं हर बात पे रोती थी. हर छोटी छोटी बात पे मुझे रोना आता था. जैसे कि अच्छी बुरी या बुरी, मतलब कुछ भी थोड़ा भी इनकन्वीनियंस हो जाए मैं रो देती थी. एंड आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हर बात पे रो दे. ओके. तो इन अ वे कि मैं इतनी मेंटली फ्रेजाइल हो चुकी थी शायद कि कोई भी इंसिडेंस मुझे ट्रिगर कर सकता था. एंड आई थिंक दैट वाज द वेरी फर्स्ट साइन ऑफ बीइंग मेंटली डिस्टर्ब. वाह, आपने यहाँ पे एक बहुत ही संजीदा शब्द का प्रयोग किया, मेंटल फ्रेजिलिटी. हाँ, तो इस मेंटल फ्रेजिलिटी को और डेप्थ में क्या हम समझ सकते हैं कि ये कोई हादसा आपको याद है जब आप, जैसे आपने कहा, आप बहुत रोने लगी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में? वॉज कि मैं हर बात पे रोती थी, हर छोटी छोटी बात पे मुझे रोना आता था. जैसे कि अच्छी बुरी या बुरी, मतलब कुछ भी थोड़ा भी इनकन्वीनियंस हो जाए मैं रो देती थी. एंड आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हर बात पे रो दे. ओके. तो इन अ वे कि मैं इतनी मेंटली फ्रेजाइल हो चुकी थी शायद कि कोई भी इंसिडेंस मुझे ट्रिगर कर सकता था. एंड आई थिंक दैट वाज द वेरी फर्स्ट साइन ऑफ बीइंग मेंटली डिस्टर्ब. वाह, आपने यहाँ पे एक बहुत ही संजीदा शब्द का प्रयोग किया, मेंटल फ्रेजिलिटी. हाँ, तो इस मेंटल फ्रेजिलिटी को और डेप्थ में क्या हम समझ सकते हैं कि ये कोई हादसा आपको याद है जब आप, जैसे आपने कहा, आप बहुत रोने लगी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में? तो ऐसा हुआ कि हमारे घर पे जब भी, मतलब आई एम अ यंगर किड, तो आपको पता ही होगा कि जब भी आपको बड़ा भाई या बहन होती है तो वो आपको हमेशा बोलते हैं कि तुम तो अडॉप्टेड हो. तो अच्छा. एक बार हम लोग भी ऐसे ही बैठे थे, मैं अपने फैमिली के साथ बैठी थी, मम्मी पापा और बहन के साथ. तो उसने ऐसे ही सेम बात छेड़ दी कि मैंने तो बोला है तू तो अडॉप्टेड ही है. मजाक में. वो कर तो मजाक रही थी, बट मुझे वो चीज़ भी ट्रिगर कर गई. और ऐसा नहीं है कि उसने मुझे ये पहली बार बोला है, मैं बचपन से ये चीज़ सुनते आई हूँ. समझ रहा हूँ. वो बचपन से मेरे साथ ये मजाक करते आई है. बट ये इतना सिंपल सा मजाक भी मुझे ट्रिगर कर गया. एंड इन अ वे मुझे ऐसे लग रहा था उस मोमेंट पे कि यहाँ पे भी आई एम गेटिंग द फीलिंग ऑफ बीइंग अनवांटेड. तो दैट वाज द इंसिडेंट जो मुझे प्रोफाउंडली याद है. तो क्या आप समझ रही थी खुद को कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, मैं अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर्स पे रो रही हूँ? उस समय क्या आपको ये एक जानकारी थी आपके खुद के बारे में, या ये आगे चल के या रेट्रोस्पेक्टिवली आप देख रही हो इसको?
नहीं, ग्रेजुअली ये चीज़ मुझे समझ आ गई कि मैं काफ़ी रो रही हूँ और किसी भी बात पे रो रही हूँ। जैसे आपकी अवेयरनेस उतनी स्ट्रांग थी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के पास उतना एक एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होता है अच्छा। टू ऑब्जर्व देयर चेंज, ऑब्जर्व देयर बिहेवियर हम्म, एंड चेंजेस इन देयर बिहेवियर। बिल्कुल। इसकी अगली स्टेज अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली सोच पाएंगे, इसके बाद आपकी हालत बद से बदतर किस तरीके से होती गई? तो एक्चुअली ये होता गया कि मैं काफ़ी ज़्यादा सोचने लग गई चीज़ों के बारे में। और ऐसा होता था कि तब मैं अपने घर पे थी और अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। तो पूरा दिन तो मतलब मुझे रोना तो आता था, बट मैं अपने आप को काफ़ी सप्रेस करती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे मम्मी पापा मुझे रोते हुए देखें अच्छा। और दे शुड स्टार्ट वरिंग अबाउट मी। तो Okay. इसलिए मैं पूरा दिन तो निकल जाता था सप्रेस करने में, खुद को कंट्रोल करने में, खुद का रोना कंट्रोल करने में। बट हमारे घर पे मेरे मम्मी पापा को आदत है कि वो 10 बजे ही सो जाते हैं। तो उसके बाद आई यूज्ड टू बी ऑल अलोन एंड अवेक। तो दैट वाज द पॉइंट यूजुअली रात का जब मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गई थी और मैं अपने आप को वो लिबर्टी देती थी टू बी वल्नरेबल विथ माई सेल्फ। तो उस वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी उस ड्यूरेशन में, रात के ड्यूरेशन में। एंड ग्रेजुअली इट टर्न्ड इनटू गेटिंग पैनिक अटैक्स एंड बीइंग एंग्शियस एट दैट टाइम। तो मगर जैसे आपने कहा कि आपके माता पिताजी दोनों से काफ़ी क्लोज थी, आपने उनके साथ चीज़ें शेयर करी जब आपके साथ बचपन में कुछ खराब वाक़या हुए, तो क्या जैसे आप बड़ी होती चली गई आपका रिलेशन आपके माता पिताजी से कुछ बदल गया, जो कि आज आप उनसे शेयर नहीं कर पा रही हो चीज़ें? एक्चुअली मैं घर से बाहर रहती थी फॉर माई ग्रेजुएशन, दूसरे शहर में रहती थी। तो उस वजह से जब आप बाहर रहते हो तो आपको घर वालों के सामने एक इमेज बनानी पड़ती है अपने आप की, स्पेशली लड़कियों को शायद, ताकि इट इज़ नॉट आउट ऑफ द फैक्ट कि आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है या फिर बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बट इट कम्स आउट ऑफ द फैक्ट कि दे आर वेरी मच प्रोटेक्टिव अबाउट यू and they're very much concerned about you. And then you have to make up a facade of being a good girl or rather someone who is doing well. Yeah, that is the word. तो इस वजह से ये एक रीज़न था कि मैं शेयर नहीं कर पाई। और दूसरा रीज़न ये भी था कि जैसे बचपन में मैं उन्हें सब कुछ बता पाई थी क्योंकि एज आई सेड उस सारे इंसिडेंट्स में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट इस जो इंसिडेंट्स, ये वाला जो इंसिडेंट्स था, इसमें तो मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। तो जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो मेरे वजह से हो रहा था, मेरे इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा था। इसलिए शायद तब मैं अपने मम्मी पापा को अपफ्रंटली सब कुछ नहीं बता पा रही थी। अच्छा, तो वो खुद को कोसना या मैंने ये क्यों किया, मुझसे ये क्यों हुआ, ये बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहा होगा, अलॉन्ग विथ उसने ये क्यों किया या ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई। तो ये आपने बहुत अच्छी टिप्पणी यहाँ पे की कि जो भी लड़के और ख़ास करके लड़कियाँ अपने घर से बाहर रहती है काम के लिए या पढ़ाई के लिए, उनको अपने पेरेंट्स के लिए एक कुछ हद तक झूठी इमेज बनाई रखनी पड़ती है, जो कि वो खुश रहे और निश्चिंत रहे अपने लड़के या लड़की के ज़िंदगी के बारे में। तो फिर मैं ये सही कह रहा हूँ कि जो भी आपका ये डिप्रेशन का फेज़ चल रहा था, सप्रेशन का फेज़ चल रहा था, उसके बाद जैसे आपने पहले कहा कि उसी समय आपने आपके माता पिता का एक रिलेशनशिप का दूसरा पहलू जो आपने कभी देखा नहीं था वो आपके सामने उभर के आया। उसका क्या परिणाम हुआ आपके ओवरऑल मेंटल स्ट्रक्चर पे? मुझे ऐसा लगता था कि हम काफ़ी ऐसी क्लोज नीटेड फैमिली है जिसमें हम अपने प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा प्रिटेंड नहीं करते हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसे भी लगता था कि माई मॉम डैड आर डूइंग वेरी वेल विथ ईच अदर। अच्छा। दे आर वेरी मच कंपैटिबल विथ ईच अदर, बट वो चीज़ नहीं थी वैसी। और इट हिट मी वेरी हार्ड कि एज इन मुझे ऐसा लगता था कि जो कुछ भी इन्होंने पिक्चर मेरे सामने पोर्ट्रे किया है वो वैसा नहीं है। और मुझे ये भी चीज़ का बहुत गुस्सा आता था कि वाई दे कांट बी वल्नरेबल टू मी और वाई दे कैन नॉट शो द रियल साइड ऑफ देयर रिलेशनशिप विथ मी इन फ्रंट ऑफ मी। तो इस बार जब आप घर पे थी और एक डिप्रेशन और सप्रेशन के फेज़ में थी, क्या आपने कभी कोशिश नहीं किया आपके
माताजी या पिताजी से कुछ भी चीज़ें आपकी स्ट्रगल के बारे में शेयर करने की? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैं अपफ्रंटली उनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती थी, बट एज आई सेड कि मैं इतनी डिस्टर्ब होने लगी और चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा ट्रिगर होने लग गई कि एक दिन आउट ऑफ नो वेयर मैं दिन में ही रोने लग गई और मुझे दिन में ही पैनिक अटैक आ गया और मेरे मम्मी ने वो देखा। तो इस वजह से मुझे उसको बताना पड़ा दैट व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। तो मतलब ये आपकी मजबूरी थी कि आपको उनको? हाँ, काइंड ऑफ, क्योंकि मैं उस वक्त झूठ नहीं बोल पाई। अगर मैं कुछ भी बताती तो मेरे पास इतना कोई बड़ा रीज़न भी नहीं था फेक करने के लिए कि मेरी मम्मी को लगे कि अच्छा इस रीज़न की वजह से इसको इतनी तकलीफ हो रही है, तो इसलिए मुझे सच बताना ही पड़ा। अच्छा, तो इसके बाद फिर आपकी मॉम की क्या रिएक्शन थी ये सुन के? उसने एक्चुअली सब सुन के लिया एंड देन शी पास्ड अ जजमेंट कि हाउ आई वॉज रॉन्ग इन दिस होल सिनेरियो और कैसे मैंने कुछ गलत किया है, तो उस वजह से मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि बचपन में जब आपके माताजी पिताजी आपके लिए आपके दोस्तों से वो घटना कॉन्फ्रंट करते थे, तब इट काइंड ऑफ गिव यू द वैलिडेशन और पावर टू होल्ड ऑन टू योरसेल्फ। बट अभी यहाँ पे ये बिल्कुल उल्टा हो रहा था और मैं समझ सकता हूँ कि ये काफ़ी डिवेस्टेटिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। Yeah, I mean, the last person in this world you think should judge you are your parents.